इससे साफ होता है कि किसानों के प्रति ये इस बार झुकने के लिए नहीं बल्कि किसानों का दमन करने की रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जी दिनेश जी। बहुत अच्छे बिंदु रखे हैं आपने। मैं आता हूँ अरुण जी आपके पास। जो बात अरुण जी ने कही, पहले प्रदीप जी कह के गए हैं, अनिल जी ने कही है, और मुश्किल से थोड़े से दिन बचे हैं, चुनाव अनाउंस होने के लिए जा रहे हैं, आचार संहिता भी लग जाएगी सर। आचार संहिता जहाँ लगी वहां पर कोई पूछने वाला नहीं आंदोलन को, तो क्योंकि सरकार ही नहीं है कोई। सरकार तो फिर एक तरह से चुनाव आयोग के हाथ चली जाती है, खासतौर से केंद्र में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो कुछ सुनने वाला तो होगा नहीं उस टाइम। सब कहेंगे जो मिनिस्टर है तो टेम्परेरी है, इनका तो कुछ काम ही नहीं है, जो छोटी-मोटी फाइलें साइन करनी है, जो रेगुलर वर्क है, ये वही साइन करेंगे, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई नई अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ भी तो नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती है सर? लेकिन इन्हीं मामलों में हमने जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों के आंदोलन होते हैं यूरोपियन देशों में, तो उसमें 4-5 मुद्दे आते हैं। एक क्रोनोलॉजी है कि यूरोप में बुल्गारिया, बेल्जियम, हंगरी, फ्रांस, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और कुछ और देशों के अंदर होता है, तो वहाँ पर सरकारें इतनी जल्दी आहत नहीं हो जाती हैं, ब्रूटल नहीं होती हैं, और चुपचाप देखती रहती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं। उनको रोकने की कोशिश नहीं करती हैं। वहाँ भी ट्रैक्टर पहुँचते हैं और वो जाके सारी खाद सड़कों पे बिछा देते हैं। फिर उसके बाद कई बड़े-बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, उनको बंद करवा देते हैं। कुछ और भी करते हैं, लेकिन पुलिस वाले सारे चुप खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता है, किसी भी किस्म का बल प्रयोग नहीं होता है। मुद्दे मुद्दे वही हैं सब्सिडी के, कि आपके जो बीज हैं, कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, बिजली है और डीज़ल पे सब्सिडी, ये सारे के सारे मुद्दे हैं। एक ग्रीन नाइट्रोजन का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, कि वो कहते हैं कि 2050 तक वहाँ पर जो कार्बन एमिशन है उसको 0% पे लेके आना है, कार्बन एंड नाइट्रोजन को। तो सारी नकली खादें जो हैं, यानी कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन भी है, वो हट जाएगी वहाँ से। तो किसान कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, तब हमारी जो फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, आप हमें बर्बाद करना चाहते हैं। तो वहाँ पर सरकार ने फैसले ये लिए कि हम फेज़्ड मैनर में सब्सिडी कम करेंगे, हम अब एब्रप्टली नहीं करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे, तब उसका सारा हम सीढ़ियाँ उसकी हम बनाने जा रहे हैं। इसके मुकाबले इंडिया के अंदर माँगे करीब-करीब वही हैं, एश्योर्ड प्राइस वहाँ भी थी, एश्योर्ड प्राइस यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे हम जो ट्रीट कर रहे हैं, वो भारत का जो तानाशाही स्ट्रक्चर है, वो उसके अनुसार है और वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। तो अब आचार संहिता अब लग जाएगी, तो कोई क्या कर सकता है? और विज साहब जो अनिल विज, हरियाणा के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि आप दिल्ली दहलाने के लिए जा रहे हैं। किसान, आप दिल्ली नहीं जा रहे हैं, आप दिल्ली को दहलाने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं, मैं आपका पूरा टिप्पणी चाहूँगा इसके ऊपर। अरुण। जी सर। सर आपने जो डिफरेंस बताया हिंदुस्तान का और विदेश में जो राजनीति चलती है, आज मैं बहुत चकित रहा क्योंकि मैं मंडपम के अंदर ही था। करीब 2-2.5 घंटे मैं वहीं रहा, 12 बजे से 4 बजे तक मैं वहां था। हमारी एक एग्जीबिशन चल रही है, नक्षत्र और बुक फेयर। वो हमेशा ही चलती है, साल में एक बार आती है, इन्हीं दिनों में आती है। वहां जो माहौल था और जो आपने माहौल बताया है वो सर्वथा भिन्न है, जस्ट 180 डिग्री एंगल है। वहां बहुत सारे, मैंने बीजेपी के मेरे मित्र भी थे, बहुत सारे लोग मिले, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो हैं, हरियाणा के लोग हैं, राजस्थान के कुछ लोग आए हुए हैं, एमपी के कुछ लोग हैं। और जिन गेटों से मेरा जाना हुआ, उन गेटों पर जो लोग मिले हैं और जो बातचीत हुई है, एक तो वहां पर देखने पर अगर आपको वैभवता देखनी हो बीजेपी की, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के वर्कर के ऊपर आज लेश मात्र भी कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, पहली बात। दूसरी बात, ना वहां पर कोई चर्चा करता है किसान आंदोलन की। वो जमुना पार में जैसे बहुत सारे हमारे गांव हैं, गांव के अंदर लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, उनके ऊपर चेक लगा हुआ है, थानों की पुलिस वहां पर है और उनको वहां से बाहर नहीं जाने दे रही, जो मेरे पास सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो वहां पर भी देखने में ये आया कि हम जितनी बातचीत कर रहे हैं उसका एक भी सेंटेंस वो बातचीत नहीं करना चाहते। मद में है, अतिरेकता है और एक आत्मविश्वास ऐसी बात का कि हमने 370 सीट शर्मा जी जीत ली है, आप बताएं आपको चाहिए क्या?
आप हमारे पाले में वापस आ जाओ, आपको कितना सूटकेस कौन से साइज का चाहिए, ये ओपन बातचीत है। और लोग वहां खिलखिलाकर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और उनके ऊपर कोई असर नहीं है। गाड़ियां 50, 60, 70 लाख रुपए की गाड़ी से कम कोई गाड़ी नहीं है। आप देखें वहां पर लिबास, ऐसे चकाचक लिबास आपको मिलेंगे जो आम आदमी मतलब देखने को भी तरस जाए, वो लोगों ने पहने हुए। वहां पर रुतबा बिल्कुल अलग है, और जो हम बातचीत कर रहे हैं वो सर्वथा भिन्न है। उनको देश की कोई चिंता नहीं, उसके पास पैसे की अधिकता बहुत है। 2-4 लोगों से मैंने बातचीत करके देखा तो पता चला कि जो आप बात कहते हैं या जो आप क्लेम करते हैं वो तो आप बहुत कम क्लेम करते हैं, हमारे पास तो उससे भी ज्यादा पैसा है। हम पैसे से वोटों को अपनी तरह मोल्ड कर लेते हैं। आप जैसे व्यक्तित्व जो हमसे निकले हुए हैं, हमें देखकर चिढ़ते हैं। हम आपके विषयों पर बात नहीं करते, हम अपने विषयों पर बात करते हैं। अगर आप वहां पर वैभवता देखें, बातचीत का तरीका देखें, या बातचीत के जो पॉइंट्स हैं, किन किन बिंदुओं पर वो बात करते हैं, वो मात्र चुनाव की रणनीति बनाते हुए दिखते नजर आते हैं। वहां पर कोई किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है, मणिपुर का कोई प्रभाव नहीं है। अगर आप किसी की दुखती रख पर हाथ रख भी दें तो भी वो इतनी अधिक आत्मविश्वास से लबरेज हैं, वो उस पॉइंट पर बात ही नहीं करना चाहते। जितना सीरियस होकर हम बात करते हैं, वहां लेश मात्र भी ऐसी कोई चिंता मुझे दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं जो आपने कही। सर, असल बात यह है कि बीजेपी किसानों को अपना परिवार नहीं मानती। जहां तक मेरी समझ कहती है, वो किसान को अपना परिवार ही नहीं मानती। वो तो उनको छोटा मोटा व्यापारी समझती है। जैसे एक छोटा दुकानदार करता है, ऐसे वो खेती उपजा लेते हैं, अपना सामान बेच लेते हैं। बिक जाए तो ठीक, नहीं बिके तो ठीक। जो कानून के द्वारा उनके ऊपर पाबंदियां हैं, वो उसको सख्ती से लागू करेंगे। और जहां तक एमएसपी की बात है, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, एमएसपी नहीं दी जाएगी। आप लिख कर देने की बात कर रहे हैं, मैं ओरल बात कर रहा हूं। ओरल भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। किसी भी एक बिंदु पर सरकार के मंत्री और किसानों के नेता नहीं आएंगे, बल्कि इससे उलट अगर आप देखें तो वहां पर यह घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह राकेश टिकैत जैसे व्यक्ति को बीच में डालकर इसको समझौते के बिंदु पर ले आया जाए, जैसे कि उन्होंने पहलवानों बेटियों के साथ किया था। जैसे पहले 13 महीने 400 दिन रहे थे सर। 400 दिनों में अगर 750 लोग गुजर गए तो इसका मतलब प्रतिदिन 2 व्यक्ति गुजरते थे। अभी तो 2 मात्र अभी गुजरे हैं, कितने दिनों में? 4 दिनों में। तो हालात जो बीजेपी के अंदर के हालात हैं और जो बाहरी वातावरण का जो हालात है, वो सर्वथा भिन्न है। उनके कान के ऊपर कोई जो असर नहीं हो रहा कि किसान आंदोलन चल रहा है, आपके ऊपर इतना बड़ा आक्षेप लगा है, बल्कि वो उस स्टेटस को अवेल करना चाहते हैं कि हाँ, हमारे पास पैसा है, साधन है, हमारे पास सरकार है, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास जो सर्विसेज एजेंसीज हैं वो हैं। वो कहते हैं कि अगर एक जज ने या 5 जज ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला दे भी दिया तो उसमें छानबीन तो हमें ही करनी है, डिक्लेरेशन तो हमें ही देनी है। हमारे पास तो अभी 13 मार्च तक का बहुत समय है, उसमें बहुत सारी गुंजाइश हम निकाल लेंगे। ऐसी मेरी भावना जो है मुझे वहां से मिली है। और इन विषयों पर गहराई से बातचीत करना छोड़ें, वो 3 सेंटेंस के बाद बात नहीं करते। तो किसानों को ये मैं पक्का मानता हूं, हालांकि दूसरे जत्थेबंदियां भी इकट्ठी हो रही हैं, जो आज लीड कर रहे हैं वो कल लीड नहीं कर रहे थे। और ये किसानों की एक रणनीति है कि इसमें घुसपैठियों की घुसपैठ ना हो पाए, जो आंदोलन को कमजोर करे। अंदर खाते ये बातचीत जारी भी है और ऐसे लीडर्स को बाहर रखने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। परंतु जो मुझे लगता है, जितनी पैसे की अधिकता वहां पर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सामने आपके आएगा कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई। कमजोर हो या ना हो, यह बात अलग है। और समझौता
इसको आप भूल जाओ, समझौता नहीं होगा, ये बात निश्चित है। गवर्नमेंट एडमेंट है, उनके पास डेट्स आ गई, सारा प्रोग्राम जा चुका है। बीजेपी की इंटरनल वर्किंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी नीति के अनुसार काम कर रही है। जी आपने